हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कुछ पहले इसके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक, तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगला स्ट्रक्चर, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। क्योंकि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअली वो क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की ही बात हो रही है। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करेंगे, या उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें ऑक्टेट रूल, ठीक है, इसमें ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंस सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फॉर सेंट्रल एटम निग्लेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन या मोर बट सराउंडेड एटम 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें दो तरह के एटम होते हैं जब स्ट्रक्चर बनता है, एक सेंट्रल एटम होता है और एक सराउंडिंग एटम होता है। तो जो सेंट्रल एटम होता है वो उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है उससे अधिक होता है, और जो सराउंडेड एटम होता है वो ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, चलिए आगे। तो रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या उसके क्वांटिटी होनी चाहिए या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये सेंट्रल एटम है। तो चलिए देखते हैं। पहला, लिस्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि संख्या में कम होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिस्ट होना चाहिए। और साइज लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि उस एटम की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, और उस एटम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। और लास्ट में मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल ट्राई टू रिमेन। तो जो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल है उसको वो मेंटेन रखे या बरकरार रखे। अगला, एच और एफ कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। तो ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेंगे। कौन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट, इफ पॉजिटिव चार्ज इट विल प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। अगर उस कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा किस पे जाएगा, सेंटर एटम पे जाएगा। और यदि निगेटिव चार्ज है तो हमेशा किस पे जाएगा, सराउंडिंग एटम पे। ठीक, तो चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से बनाएंगे। इसको लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है। चलिए पहला हमने लिया, मान लीजिए H2SO4। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए इसमें सल्फर सेंटर एटम होगा क्योंकि इसकी संख्या कम है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है। ठीक, और इसकी साइज भी बड़ी है। तो चलिए इस तरह से हमने सल्फर लिख लिया। अब देखिए इसके चारों तरफ ऑक्सीजन इस तरह से, और फिर ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन। तो देखिए इसकी इसके पास कितना है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इन सबके पास भी, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ये भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन, तो इसमें भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी, और हाइड्रोजन में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ये इससे बना लेगा। ठीक, तो देखिए इसकी भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसे शेयर किया तो 8 हो गए। इसमें भी देखिए 6 होंगे। अब ये 2 शेयर कर लिया तो हो गए। देखिए इसका अभी भी ये पूरा तो हो गया, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल फॉलो करेगा। तो अभी ये सारे एटम को शेयर कर लेगा।
ठीक है, देखिए एक एटम ये इधर से शेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, एक इधर से, इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से कर लेगा और एक इधर से। तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और इन दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, इस तरह से, अब ये हो गया। तो देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर है ऑक्टेट की बात करें तो देखिए इसका डुप्लेट पूरा होगा और इसका देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बात करें सल्फर, तो सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल फॉलो करेगा। तो इस पे देखिए ये इतने हो जाएंगे, कितने, 2 8 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए दूसरा POCl3। तो देखिए अब इसी तरह से हम बनाएंगे फास्फोरस। इसमें कितने होते हैं, चलिए ऑक्सीजन को लिख लिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। फास्फोरस के पास कितने होते हैं, कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 5वें ग्रुप का है। तो देखिए एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर, 7 इसमें होते हैं, एक शेयर कर लिया 8 हो गया, 6 इसमें होते हैं, 2 इधर कर लिया, इसके भी 8 पूरे हो गए। ठीक, इसके भी पूरे हो गए और इसके भी पूरे हो गए। तो ये हो गया आपका POCl3 का स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर। अब इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए बनाते हैं H3 H3PO2 H3PO3 H3PO4, तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए ये आपका फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन लिख लिया इस तरह से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें कुछ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं इसको इधर लिख लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। एक इधर जोड़ते हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक, तो ये, तो देखिए ये इसकी अगर बैलेंसी फैक्टर पूछे, बैलेंसी फैक्टर, तो इसकी बैलेंसी फैक्टर 1 होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही निकलता है और जो रिमूव होता है वही बैलेंसी फैक्टर में काउंट होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी फैक्टर 1 होगी। चलिए इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन। ठीक, तो देखिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड इससे बन लिया, एक इधर और 2 इधर। तो इसकी फास्फोरस की बैलेंसी पूरी हो गई। अभी दोनों ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट है, तो एक इधर एक इधर। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, बैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, तो इसलिए इनकी बैलेंसी फैक्टर कितना होगी, 2। तो जितने हाइड्रोजन रिमूवल होंगे, और ये रिमूवल क्यों होंगे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं इसलिए। ठीक, तो चलिए H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
पहले इस तरह से कर लें। उसके बाद बचे हुए 3 हाइड्रोजन हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है जो कि रिमूवल होंगे, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से। चलिए इसको बना लीजिएगा। अब बात करते हैं N2O5 की। N2O5, तो चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए अब ऑक्सीजन चारों तरफ लिख देते हैं। ये 5 ऑक्सीजन हो गए। देखिए ये हमने इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। तो देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से इधर से। अब इसकी वैलेंसी पूरी, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब इसके पास लोन पेयर बचा, तो ये क्या करेगा, इसको ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देगा। तो देखिए अब इसकी भी पूरी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी अभी इसका इनकम्प्लीट है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, तो ये इस तरह से हो गया। अब ये जो लोन पेयर बचा हुआ ये इसको डोनेट कर देगा। तो इस तरह से तो ये देखिए ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए, उस तरह से हम बनाते रहे। इसमें देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन का भी, तो ये तो उसको डोनेट कर दिया है। तो इस तरह से देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से, तो ये इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, HNO3। HNO3, तो देखिए नाइट्रोजन, इसको सेंटर एटम लेते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिस्ट होगी। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितना है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए इधर से शेयर कर लेगा, इधर इसको दे देगा। अभी एक आपका हाइड्रोजन बचा, तो इससे जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब ये देखिए ये, ठीक, ये इस तरह से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपका HNO3 का। चलिए अब आगे देखते हैं, Cl(F2-). तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन संख्या भी कम है, ठीक, 2। अब देखिए हमने कहा था इसमें निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज हमेशा सराउंडिंग एटम को देते हैं, तो ये हमने दे दिया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इससे जुड़ेगा किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए Cl(F2+) से बात करें तो ये देखिए यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, ये हमने फ्लोरीन, फ्लोरीन।
तो देखिए इस पे प्लस चार्ज हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक इसे कर लिया, एक इससे कर लिया, ठीक। तो इसका भी एक ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा और इसका पूरा हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ClO2 माइनस। तो देखिए क्लोरीन 1 है और इसकी एटॉमिक नंबर भी मैक्सिमम है, 2 ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन चूंकि क्या होना, निगेटिव सराउंडिंग एटम पे जाएगा तो इस पे जाएगा। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा और ये देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये इसको इस तरह से दे देगा। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से बन गया और ये ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया। और अगला स्ट्रक्चर आपका NO2 माइनस। तो देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस पे निगेटिव चार्ज। तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इधर इससे शेयर कर लेगा और ये इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये इसके पास लोन पेयर बचा रहेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि इसका ऑक्टेट है तो ये इसको इस तरह से देगा और I3 माइनस। तो या इसी को हम इस तरह से लिखते हैं I3 माइनस, या इस तरह से। तो देखिए इसका आयोडीन I2, ये इस तरह से। तो ये देखिए 2 आयोडीन है, इधर है, इस पे निगेटिव चार्ज है। देखिए ये अपना ऑक्टेट इससे पूरा कर लेगा सिंगल बॉन्ड से और ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये हो जाएगा। और आप ले लीजिए NH4 प्लस। तो देखिए NH4 प्लस, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए प्लस चार्ज हमेशा इसके पास होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। अब आपका देख लेते हैं BF4 माइनस, 4 माइनस, ठीक। तो ये देखिए बोरान, फ्लोरीन। अब देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, सेंट्रल पे, सॉरी सराउंडिंग पे जाएगा। तो अब देखिए इस पे कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीनों का बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन से इस तरह से। अब देखिए चौथा जो होगा वो, इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर है जेनान O6 माइनर 4, इसको बोलते हैं जेनेट आयन, जेनेट आयन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए
कुल जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 बॉन्ड इधर से, 2 इधर ऑक्सीजन से, उसके बाद देखिए एक इधर से हो जाएगा, एक इसका क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इधर से और एक इधर से। तो ये बन जाएगा आपका पूरा कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कुछ कंपाउंड है जैसे आपका हो गया P4, P4O6, P4O10, P4O10, SO3 का होल थ्राइस और SiO3 का होल 4 का थ्राइस और आपका हो जाएगा HPO3 का होल थ्राइस। ठीक, तो इन कंपाउंड्स के हम पढ़ेंगे और ये जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आप पहले देखते हैं P4 का। तो P4 स्ट्रक्चर, तो देखिए P4 फास्फोरस, इस तरह से हम 4 फास्फोरस लिख लेंगे। तो देखिए अब फास्फोरस की जो ये कितना बॉन्ड बनाता है, ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए एक इधर बॉन्ड, एक इससे बनाया और एक इससे। उसी तरह से ये भी 3 बनाएगा, एक इससे और एक इससे। अब देखिए ये भी 2 बनाया है, एक और बनाते हैं 3, इसका भी 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर P4 का। अब हम बात करते हैं P4O6 का, और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हम बात करते हैं P4O6। तो चलिए इसका देखते हैं P4O6। तो देखिए इसको भी इसी तरह से बनाते हैं, 4 फास्फोरस इस तरह से लिख लिए, इनके बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब ये मिला दीजिए, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर P4O6 का। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें POP बॉन्ड की, POP बॉन्ड तो कितने हैं, देखिए 6 है, 1 2 2 3 4 और एक 5 एक 6। ठीक, तो कितने POP बॉन्ड हैं, 6 POP बॉन्ड हैं। और बात करूं ब्रिज ऑक्सीजन की, तो देखिए सारे ब्रिज ऑक्सीजन हैं 6। ठीक, तो ब्रिज ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 6। अब देखिए अगर हम बात करें तो जिनके इस पे एक लोन पेयर होगा, इस पे भी एक लोन पेयर होगा, इस पे भी एक लोन पेयर होगा और इस पे भी एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन पे बात करें तो 2 लोन पेयर होगा सारे ऑक्सीजन पर। ठीक, तो ये हो गया। उसी तरह से यहां पे भी होगा। तो ये तो हो गया P4 और P4O6 का। तो चलिए अब देखते हैं P4O10 का स्ट्रक्चर। तो देखिए अब इसमें देखिए इसी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6 ऑक्सीजन इसमें हो गए, 4 ऑक्सीजन। देखिए अब ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ये हो जाएगा आपका P4O10 का स्ट्रक्चर। अब चूंकि डोनर एटम के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल फॉलो करेगा, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक,
डबल कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो अब इसमें भी अगर हम पीओपी बॉन्ड की बात करें तो देखिए इसमें भी पीओपी बॉन्ड कितने हैं, 6 ही हैं। और ब्रिज ऑक्सीजन की बात करें तो उनकी भी संख्या 6 है। अब एक और बढ़ जाता है आपका पीओ बॉन्ड। पीओ बॉन्ड, तो पीओ बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। ठीक, तो पीओ बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। 1 2 3 4। तो चलिए अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर। अगला तो देखो बच्चों, अब बात करते हैं 4th स्ट्रक्चर आपका SO3 का होल थ्राइस। SO3 का होल थ्राइस। ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 3 सल्फर हो जाएगा, तो इस तरह से हम 3 सल्फर को बना लेंगे। इनके बीच में ऑक्सीजन को लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए जो सल्फर की वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। सल्फर की वैलेंसी अभी 2 हुई है, 4 और चाहिए। तो देखिए अभी भी हमने 3 ऑक्सीजन ऐड किया है, अभी 6 ऑक्सीजन बाकी हैं। तो देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये देखिए सल्फर की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और 2 ऑक्सीजन और आ गए। इस तरह से यहाँ पे इस सल्फर का भी पूरा हो गया और इस सल्फर का भी पूरा हो गया। तो ये देखिए बन गया आपका ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो चलिए देखिए SO3 यहाँ से यहाँ तक आपका एक SO3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका एक SO3 हो गया और ये आपका एक SO3 हो गया। ठीक, अब इसमें अगर बात करें SOS बॉन्ड की, SOS बॉन्ड की, तो इनकी संख्या कितनी है, 3। SOS, एक ये एक ये एक ये। ठीक, तो कितनी संख्या है, 3। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर आपका है 5वां SeO4, सॉरी SeO3 का होल 4, सॉरी ये उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पे, SeO3 का होल 4 ये होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनना है। इसका ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये टेट्रामर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, टेट्रामर। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 SeO और 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये लिख लिए। तो देखिए एक एक ऑक्सीजन इनके बीच में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये तो पूरी हो गई। सेलेनियम भी आपका ऑक्सीजन के ही फैमिली का है, तो इसकी वैलेंसी होगी 6। क्यों, क्योंकि इसके पास इम्पर्टेड d ऑर्बिटल है। तो देखिए अभी 2 ऑक्सीजन और जोड़ दें इस तरह से, तो ये आपका बन गया। देखिए इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सल्फर की 2 2 4 2 6। इस तरह से इसमें भी
ऐड कर देंगे 2 ऑक्सीजन इस तरह से, इसमें भी और फिर इसमें भी। तो ये आपका बन गया टेट्रामर। तो ये आपका क्या बन गया? टेट्रामर। अब बात करें इसमें SiOS बॉन्ड की। SiOSe बॉन्ड, तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो चलिए एक अगला और लास्ट स्ट्रक्चर। छठवां स्ट्रक्चर है आपका HPO3 का होल थ्राइस। तो ये है आपका ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें देखिए सेंट्रल एटम आपका फास्फोरस होगा, इस तरह से हम 3 फास्फोरस लिख लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो देखिए उसके बाद एक एक ऑक्सीजन इनके बीच में लिख लेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो कंप्लीट हो गई, फास्फोरस की अभी नहीं हुई। तो अभी क्या है? 3 हाइड्रोजन भी है आपका, 3 हाइड्रोजन है और 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन है। तो 3 तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई, अभी 6 ऑक्सीजन और ऐड करना है। तो देखिए एक ऑक्सीजन हमने कंप्लीट कर दिया और एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे, लेकिन इसमें H भी है। तो इस तरह से अब यही तीनों बॉन्ड में करेंगे, सॉरी तीनों फास्फोरस के साथ करेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये बन गया आपका ट्राइमर ऑफ मेटा फास्फोरिक एसिड। अगर इसमें भी बात करें POP बॉन्ड की, POP बॉन्ड की, तो इनकी संख्या भी कितनी है? 3। तो इस तरह से कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर थे, वो फिनिश हो गए। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो इट इज ए नॉट रियल चार्ज, ये कोई रियल चार्ज नहीं होता। इट इज नॉट ए रियल चार्ज, ये रियल चार्ज नहीं होता है। इसके हेल्प से, फॉर्मल चार्ज के हेल्प से हम जो ऑक्टेट थियरी होती है उसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। किससे? फॉर्मल चार्ज से। तो इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट मोर स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आप कंपाउंड बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार, वो हम फॉर्मल चार्ज से अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मल चार्ज। शॉर्ट में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज बराबर हो जाएगा आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला, इसको याद रखिएगा, इसी के हेल्प से आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाएंगे। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया O3, ओजोन। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ओजोन। तो चलिए पहले हम ओजोन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तब हम इसको निकाल पाएंगे फॉर्मल चार्ज। देखिए अब तीनों ऑक्सीजन है, तो किसी एक ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं, इस पे इसकी वैलेंसी दिखा देते हैं, यानी कि इस पे जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। चलिए एक ऑक्सीजन इधर हम दिखा दें और एक ऑक्सीजन इधर। तो देखिए इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए तो देखिए 2 ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी हो गई, 2 ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी भी। अब देखिए अगर इसकी भी बात करें तो देखिए इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसका, ये भी तो इन्हीं कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इन्हीं एटम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब ये क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया आपका, इसका भी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इस तरह से। तो चलिए ये हो गया। अब इसी में हम तीनों एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तो एक एक का हम निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मल चार्ज फर्स्ट कार्बन का, इसका तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के, 6 ग्रुप का है तो कितना होगा 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, सॉरी पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3, कितना हो जाएगा 6, प्लस अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा सिर्फ 2, एक ही तो बॉन्ड इससे बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 2/2, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 7 माइनस 1। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज सेकेंड एटम का, तो इसमें भी वही होगा। देखिए इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें भी 6 ही होगा। अब बात करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है, यानी कि 2 हैं, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6/2, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 3 6 3 2 5, तो ये आ जाएगा +1। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज थर्ड की, तो इसमें भी देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। आगे बात करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2, ठीक, तो कितने हैं 4। बॉन्ड पेयर तो देखिए इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 प्लस 4/2, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 6 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 0। तो थर्ड का फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा 3। तो देखिए फर्स्ट का आया -1, सेकेंड का आया +1, थर्ड का आया 0। ये तीनों को हमने एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। तो देखिए अगर इनका सम करेंगे +1 प्लस -1
प्लस 0, तो ओवरऑल 0 आएगा। तो इसका मतलब O3 मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा। यानी कि सारे फॉर्मल चार्ज का ऐड कर लेंगे तो एडिशन करने के बाद जितना चार्ज आएगा वही उसके टोटल एटम पे चार्ज होगा। तो देखिए इसके एटम पे पूरे कंपाउंड्स पे कोई चार्ज है नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद सबको ऐड किया तो क्या आया, 0। तो एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में, sum of formal charge of all atom, sum of formal charge of all atoms is equal to all charge on present that species. Sum of formal charge of all atom is equal to all charge ऑन प्रेजेंट दैट स्पीसीज। ठीक, तो जितने फॉर्मल चार्ज अलग अलग एटम्स के आ रहे हैं सबको जोड़ने के बाद उस कंपाउंड्स पे या उस स्पीसीज पे जितना चार्ज होगा उसी के बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा। तो हाँ देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थियरी, यानी कि ऑक्टेट थियरी की कमियां। तो कुछ कमियां हैं, यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली आपकी कमी है हाइपोवैलेंट। तो देखिए हाइपोवैलेंट किसको बोलते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट। तो जैसे एग्जांपल BF3, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम बोरान होगा, तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 से कम होगा। तो कितना होगा, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 8 से क्या है, कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोवैलेंट। तो पहली कमी। दूसरी है हाइपरवैलेंट। तो देखिए हाइपरवैलेंट ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोवैलेंट। तो देखिए जैसे एग्जांपल PCl5, तो यहाँ पे PCl5 में सेंट्रल एटम आपका क्या है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस की यहाँ पे देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बात करें तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 से क्या है, ज्यादा है। तो दूसरा हो गया आपका हाइपरवैलेंट। आगे इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। तो ये ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसमें अगर बात करें तो ये इस तरह से, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। अगर इस तरह से देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल O2 इज डायमैग्नेटिक। ऑक्टेट रूल के अनुसार ये कैसा हो रहा था, डायमैग्नेटिक, बट इन रियलिटी पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब इसे रियल में देखा गया तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑक्टेट थियरी के अनुसार ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑक्टेट थियरी के अनुसार तो ये कैसा हो रहा था, डायमैग्नेटिक।
चलिए अगला, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो ऑक्टेट थियरी के अनुसार ये शेप और उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जो कि रियल बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड होने की वजह से कंपाउंड का कुछ न कुछ शेप होगा और बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो इसके बारे में ऑक्टेट थियरी के अनुसार कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दे पाए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किसी भी कंपाउंड का शेप और उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है। अगला, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या मॉलिक्यूल। तो देखिए ऑक्टेट थियरी के अनुसार जो किसी भी बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं। जैसे अगर बात करूं, ये कोई बॉन्ड है तो यहां इनके बीच में देखिए ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉन्ड, यानी कि ऑक्टेट थियरी के अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे भी बॉन्ड हैं जिनके बीच में ऑड इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें तो ये देखिए, इसमें क्या है? ये बॉन्ड में नॉर्मली कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे H2+, इसमें देखिए बनाएंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, फिर भी ये बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये भी ऑक्टेट थियरी के अनुसार एक्सप्लेन नहीं कर पाए। या 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये क्या हुआ? 3 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख दे रहे हैं। जैसे NO2, ClO2, ClO3 और O2-। ये है कुछ आपके 3 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं 3 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बॉन्ड बनाने में उसी को बोलेंगे, उतना ही ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 3 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, चलिए लास्ट में देखते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होते हैं। बट इन सॉलिड फेज, अगर हम इन्हीं को सॉलिड फेज में बात करें तो ये डाइमराइज हो जाएंगे। 2 सिंगल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? डाइमराइज हो जाएंगे और बिकम डायामैग्नेटिक। कैसे हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। डायामैग्नेटिक और कलरलेस। तो चलिए हम देखते हैं एक कंपाउंड को लेके। देखिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NO2। तो देखिए NO2 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये 2 ऑक्सीजन इधर। तो देखिए इस पे कुल टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से। तो देखिए ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड इधर से बना लेगा। अब देखिए इसका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये इसको अब इसका भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसके पास 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, कितना? 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम इस तरह से दिखा दिए। तो अब देखिए अब ये क्या करेगा? अब ये स्वयं के
NO2 मॉलिक्यूल से ये जुड़ के डायमराइज हो जाएगा। तो चलिए ये अब ये डायमराइज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ये मॉलिक्यूल। ये इसको हम बोल सकते हैं N2O4। तो ये देखिए, ये सॉलिड फेज में डायमराइज हो जाता है और डायमराइज होके ये कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एनर्जी कॉन्सेप्ट।